Good morning, friends. Myself, Dr. Chandrasekhar Bangarwar, Professor, Department of Kriya Sharir, State Ayurvedic College, बरेली, उत्तर प्रदेश। आज हम अभ्यास करेंगे मूत्रमल और धातुमल के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि दोष धातु मलामुलात्मकम ही शरीरम, दोष धातुमल ये शरीर का धारण करते हैं। जिस तरह से धातु शरीर में रहना जरूरी है, धातुओं का धारण करना जरूरी है, उसी तरह से मलों का उचित समय तक शरीर में धारण करना भी जरूरी है। तो उचित समय तक ये मल हमारे शरीर में होते हैं। उचित समय के बाद वह शरीर के बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। मल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है, हमने दी है कि चरक ने जैसा कि कहा है, शरीर से बाधा करा, शरीर के लिए बाधा कर, पृथक जन्मानो बहिर्मुखा, उत्पत्ति के बाद बाहर जाने की उनकी प्रवृत्ति और शरीर के बहिर्मुख स्रोतों पर संचित होने की प्रवृत्ति। इस तरह से परिपक्व धातु और प्रकोपित वात पित्त कफ ये भी हमारे शरीर के मल हैं। आज हम अभ्यास करेंगे मूत्रमल की, और धातुओं के भी अलग अलग मल है, उनके बारे में। सीसीआईएम की सिलेबस के अनुसार मूत्र एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड फंक्शंस ऑफ मूत्रमल, फिजियोलॉजी ऑफ मूत्रवत स्रोतस, फिजियोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन आयुर्वेद, मैनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धि एंड क्षय ऑफ मूत्र, ये हमें देखना है। एटमोलॉजी डेरिवेशन उत्पत्ति, मूत्र अच प्रस्त्रावे उपशात क्षरित जले अमराहा, ये वाचस्पत्य में आया है। उसकी निरुक्ति में तत्र अच्छ किट्ट अन्नस्य मूत्रम विद्यात्, अन्न का जो स्वच्छ मल होता है उसको मूत्र कहा जाता है। इसकी व्याख्या बन सकती है, आहार पर जाठराग्नि की क्रिया के बाद उत्पन्न होने वाले उसके स्थूल द्रवमल को मूत्रमल कहते हैं। इसके बारे में शारंगधर कहते हैं, आहारस्य रसासारा सारहीनो मलद्रवा क्षीराभिस्तज्जलं नीतम वस्तु मूत्रत्व मापनुयात्। आहारस्य रसासारा, आहार के सार भाग से रस की उत्पत्ति होती है। सारहीनो मलद्रवा, जिसमें सार या प्रसाद भाग नहीं होता है, उससे मलद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। क्षीराभिस्तज्जलं नीतम वस्तु, क्षीरा के माध्यम से यह जल जब बस्ती में आ जाता है, मूत्रत्व मापनुयात्, उसे मूत्रमल ऐसा कहते हैं। हमारे शरीर में उदक होता है, जल होता है, जिसका प्रमाण 10 अंजलि बताया गया है। हमें याद रखना है कि 10 अंजलि सम्यक प्रमाण से अतिरिक्त जो उदक हमारे शरीर में होता है उसे भी मूत्र कहा जाता है, क्योंकि वो मूत्र के मार्ग से शरीर के बाहर उत्सर्जित हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एक्सक्रिएट हो जाता है। आयुर्वेद में मूत्र की उत्पत्ति कैसी होती है, इसके बारे में एक अलग सिद्धांत सुश्रुत संहिता में लिखा है। निदान स्थान के 3रे अध्याय में, जो अध्याय अश्मरी का वर्णन करता है। सुश्रुत कहते हैं, पक्वाशय गता सत्र नाड्यो मूत्र वहास्तुया तर्पयंती सदा मूत्रम सरिता सागरम यथा। पक्वाशय में रहने वाली हजारों नालियों के द्वारा मूत्र की उत्पत्ति होती है। वहाँ से बूंद बूंद मूत्र आता है, जिस तरह से नदियों का पानी समंदर में आते रहता है। हम देखते हैं कि नदियों का पानी सदा समंदर में जाते रहता है, उस तरह से हमारे शरीर में पक्वाशय से बस्ती तक यह बूंद बूंद मूत्र आते रहता है। यहाँ पर यह बात हमें याद रखनी है कि आयुर्वेद में मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में मानी है। पक्वाशय जो वात दोष का मुख्य स्थान है, पक्वाशय जहाँ पर तृतीय कटु अवस्था पाक होता है, पक्वाशय जहाँ पर बस्ती ये पंचकर्म की जो मुख्य चिकित्सा है उसका कार्यक्षेत्र है,
उसी पक्वाशय में मूत्र की भी उत्पत्ति हो जाती है। बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मॉडर्न साइंस में यूरिन फॉर्मेशन किडनी में लिखा है और आयुर्वेद में पक्वाशय में, तो ये चीज़ें अलग अलग है क्या? अगर पक्वाशय को हम लार्ज इंटेस्टाइन माने तो फिजियोलॉजी भी ये कहती है कि वाटर एब्सॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml ऑफ वाटर कम से कम लार्ज इंटेस्टाइन में उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है, और वही मूत्र पोषक अंश हम इसे कह सकते हैं। इसलिए पक्वाशय में मूत्रोत्पत्ति होना, वहीं से मूत्र की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई है। इसलिए सुश्रुत ने पक्वाशय को मूत्रोत्पत्ति का स्थान माना है। क्योंकि आयुर्वेद में वृक्क का वर्णन जो है वो मेदोवत स्रोतस के मूल स्थान के रूप में है। मूत्रोत्पत्ति, मूत्र का और वृक्क का कोई भी रिलेशन आयुर्वेद में नहीं लिखा गया है। मॉडर्न साइंस मानता है कि वृक्क में मूत्रोत्पत्ति होती है, उस तरह से आयुर्वेद और सुश्रुत मानते हैं कि पक्वाशय में मूत्रोत्पत्ति होती है। सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासा सहस्रशा नाड़ीभि रूपनीतस्य मूत्रस्यामाशयान्तरात् जागृता शपथश्चैव न निस्संदेन पूर्यते। इन नाड़ियों के मुख सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन नाड़ियों से मूत्र बस्ती में लाया जाता है। बस्ती यानी आप सीधा सीधा यूरिनरी ब्लैडर समझ सकते हो। यह क्रिया जागृतावस्था में तथा निद्रावस्था में निरंतर शुरू रहती है और इस क्रिया से, इस मूत्र से बस्ती का पूरण होता है, बस्ती भर जाता है। आप जानते हो कि पूरण का मतलब है किसी भी कैविटी को फिलअप करना, भर के निकालना। तो बस्ती ये एक मूत्राशय भी है। तो आशय यानी रिक्त स्थान, इस रिक्त स्थान के मूत्र से भर्ती करना, इसे कहते हैं पूरण कार्य, जो यहाँ पर होता है। आमुखा सलिले न्यस्त पार्श्वेभ्य पुर्यते नव घटो यथा तथा विद्धि बस्ती मूत्रेण पुर्यते। घट का ऊपर का भाग खुला रखकर अगर हम पानी में डुबाया जाता है तो वह भी सूक्ष्म छिद्रों द्वारा पानी से भर जाता है, उसके अंदर पानी चला जाता है। यह क्रिया उसी प्रकार होती है। मूत्र प्रॉपर्टीज, मूत्रम जलानलात्मकम, भानुमति टीका में कहा गया है कि मूत्र में जल और अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि। तो मूत्र जो है उसमें जल और अग्नि, ये दो महाभूत हमें ज़्यादा प्रमाण में दिखाई देते हैं। मूत्र की क्वांटिटी या मूत्र का प्रमाण मज्जा मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकुरंत श्रुक रसो जलम च देहेस्मिन एक एक अंजलि वर्धितम। इन सूत्रों के अनुसार मूत्रमल की राशि शरीर में 4 अंजलि होती है। हमें यह भी याद रखना है कि सुश्रुत कहते हैं कि वै लक्षण्यात शरीरामान स्थायित्वा तथैव च दोष धातु मलानाम तु परिणामम न विद्यते। शरीर में विलक्षणता और अस्थिरता होने के कारण दोष धातु मल का निश्चित प्रमाण नहीं बताया जा सकता है। इसको भी हम याद रखें। फिर भी अगर हमें परीक्षा में पूछा गया तो हम इसकी राशि 4 अंजलि कह सकते हैं। मलों का जो प्रमाण है उसे राशि कहते हैं। मूत्रमल की राशि 4 अंजलि होती है। मूत्र के कार्य क्या हैं? बस्ती पूर्ण विक्लेद कृणमूत्रम, मूत्रमल बस्ती का पूरण और शरीर में क्लेदन यानी शरीर में गीलापन उत्पन्न करता है। बस्ती पूरण, इसके बारे में हमने देखा कि जो कैविटी है, मूत्राशय, आशय है, रिक्त स्थान है, उसको मूत्र से भर देना, बस्ती पूरण उसे कहते हैं। उसी के साथ विक्लेदन, मूत्र में जल होने के कारण गीलावा शरीर में उत्पन्न करता है। ये 2 कार्य सुश्रुत ने बताए हैं। वाग्भट कहते हैं कि मूत्र से क्लेद वाहनम, मूत्र शरीर में क्लेद का वहन यानी शरीर से बाहर उत्सर्जित करता है। यह क्लेद क्या है? तो इसको भी हमने जाना है। जब धात्वाग्नि की क्रिया हो जाती है तो उसका सूक्ष्ममल शरीर में क्लेद के रूप में उत्पन्न होता है। सातों धात्वाग्नि की क्रिया के बाद सातों धातु वह स्रोतस में यह क्लेद उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया को मॉडर्न साइंस ने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के नाम से जाना है।
तो रिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी शरीर में पानी तैयार होना, हमारे शरीर में पानी तैयार होता है, वो मेटाबॉलिज्म के बाद तैयार होता है। तो इस क्लेद का वहन करना यह भी मूत्र का कार्य है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, शरीर में उदक होता है जो शरीर का धारण करता है। हर धातु में उदक की उपस्थिति होती है। तो जब इस उदक का प्रमाण बढ़ जाता है, जो सामान्य प्रमाण 10 अंजलि बताया है, जब शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बढ़ेगा तो वो मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर उत्सर्जित किया जाएगा। तो अतिरिक्त उदक को भी हम क्लेद कह सकते हैं। अगर किसी दिन आपने ज़्यादा पानी पिया है, आपको प्यास नहीं लगी है, फिर भी पानी पिया है, या तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उनको मूत्र प्रवृत्ति भी ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि उनके शरीर में जो अतिरिक्त उदक है, अतिरिक्त जल है, वो मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है, और जो भी बाहर निकलता है उसे हम क्लेद कह सकते हैं। मूत्रवत् स्रोतस, चरक कहते हैं मूत्रवाणाम स्रोतसाम बस्तिर्मूलवंक्षणौ च। चरक संहिता के अनुसार मूत्रवत् स्रोतस के मूल स्थान बस्ती और वंक्षण होता है, या बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर और वंक्षण यानी इंग्वाइनल एरिया, ये ऐसा हम कह सकते हैं। सुश्रुत कहते हैं मूत्रवहे द्वे तयोर मूलम बस्ती मेंढ्रम च। सुश्रुत संहिता के अनुसार मूत्रवत् स्रोतस के मूल स्थान बस्ती और मेंढ्र होते हैं। मेंढ्र यानी शिश्न या पेनिस, लेकिन ये सिर्फ पुरुष शरीर में होता है। तो बस्ती जो स्थान है वह दोनों ने बताया है, चरक और सुश्रुत ने। बस्ती को ही मूत्राशय भी कहते हैं। तो यह मूत्रवत् स्रोतस का मूल स्थान है। जैसा कि मूल स्थान बताए वक्त ऐसे अवयव का नाम दिया गया है जहाँ पर ज़्यादा करके उनका कार्य होता है। तो बस्ती का पूर्ण होने के बाद ही मूत्र उत्पत्ति होती है, इसलिए मूत्रवत् स्रोतस का मूल स्थान बस्ती कहा गया है। इस बस्ती के बारे में सुश्रुत और विस्तार से हमें कुछ चीज़ें समझाते हैं। बस्ती क्या है? नाभि पृष्ठ कटि मुक्ष गूद वंक्षण शेफसाम एक द्वार त्वनुत्वको मध्ये बस्ती हृदो मुखा बस्तिर्बस्ती शिरश्चैव पौरुषम वृषणो गुदम एक संबंधिना येते गुदास्ति विवरस्थिता अलाब्वा इव रूपेण शिरा स्नायु परिग्रहा मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतनमुत्तमम्। नाभि पृष्ठ कटि मुष्क गूद वंक्षण शेफसाम। नाभि पृष्ठ कटि मुष्क गुद वंक्षण शेफ यानी मेंढ्र, इनके बीच में जो विवर है, इसमें नीचे मुंह रहने वाली, एक द्वार रहने वाली है, पतली त्वचा से बनी अवयव का नाम बस्ती है। सुश्रुत कहते हैं एक द्वार तनुत्वको मध्ये बस्ती हृदो मुखा बस्ती शिरश्चैव पौरुषम वृषणो गदम। यहाँ पर अनेक शिराओं से वो व्याप्त है। एक संबंधिना ये तो गुदास्ति विवर स्थिता, इस विवर में बस्ती शीर, शेषण, वृषण, गुद, इन अवयव एक दूसरे से संबंध में रहते हैं। अलाब्वा इव रूपेण, इसका आकार अलाबू जैसा है। अलाबू यानी जिसको हम कहते हैं कोहला या सफेद कोहला। शिरा स्नायु परिग्रहा, यह शिरा और स्नायु से वेष्टित है। मूत्राशयो मलाधारा प्राणायतनम उत्तमम, इसी को मूत्राशय या मलाधार भी कहते हैं, और यह प्राण का उत्तम स्थान है। यह एक मर्म का स्थान भी है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर इस मूत्रमल की वृद्धि हो जाए तो कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? सुश्रुत कहते हैं मूत्र वृद्धि मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति बस्सीतोद अधमानम च। वाग्भट कहते हैं बस मूत्रम तो बस्ती निस्तोदम कृते अपि अकृत संज्ञता। अगर मूत्रमल की राशि बढ़ जाए तो मूत्र वृद्धि, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा, जैसे कि प्रमेह व्याधि में होता है। मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति, बार बार जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा मूत्र प्रवृत्ति नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी मूत्र प्रवृत्ति होती रहेगी। बस्ती तोद यानी प्रिकिंग पेन, चुभने जैसी पीड़ा, बस्ती के स्थान पर
चुभने जैसी पीड़ा होगी। अधमान, वहाँ पेट फूल जाएगा। कृते अपि अकृत संज्ञताम, अगर आप यूरिन को जाके भी आ गए तो भी आपको लगेगा आपको यूरिन ठीक से हुई नहीं और एक बार हमें जाना चाहिए। और ऐसा सेंसेशन, यूरिन आए जैसा सेंसेशन हमेशा बना रहता है। यह मूत्र वृद्धि के लक्षण हमें बताए गए हैं। अगर मूत्रक्षय हो गया तो चरक कहते हैं मूत्रक्षय मूत्र कृच्छ्रम मूत्र वैवर्ण्य में वच पिपासा बाधते चास्यम मुखम च परिशुष्यति। अगर मूत्रक्षय होगा तो मूत्र कृच्छ्र को इंग्लिश में कहा है डिसयूरिया, पेनफुल मुक्चुरेशन। मूत्र प्रवृत्ति के समय दर्द होना, यह एक लक्षण हो जाता है। मूत्र वैवर्ण्य में वच, मूत्र में पित्त दोष के कारण उसको थोड़ा पीलापन आया है, लेकिन ये रंग बदलकर अलग अलग प्रकार के रंग मूत्र में दिखाई देना, उसको कहते हैं मूत्र वैवर्ण्य। और मूत्रक्षय में पिपासा होती है, बार बार प्यास लगती है। मुखम च परिशुष्यति, मूत्रक्षय में हमारा मुख सूख जाता है, गला सूख जाता है। ये लक्षण मूत्रक्षय के चरक ने बताए हैं। सुश्रुत कहते हैं मूत्रक्षय बस्ती तो अल्प मूत्रता च, मूत्रक्षय में बस्ती में चुभने जैसी मूत्रता, वेदना। अल्प मूत्रता, मूत्र प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है। वाग्भट कहते हैं मूत्रे अल्प मूत्र ये कृच्छ्राद विवर्ण शास्त्र में ववा। अल्प मूत्रता, मूत्र की राशि कम हो जाना, थोड़ी थोड़ी मूत्र प्रवृत्ति होना। मूत्र कृच्छ्र, कष्ट के साथ मूत्र प्रवृत्ति होना। द्विवर्ण, मूत्र का वर्ण बदल जाना। शास्त्र में अस्त्र का मतलब है रक्त धातु, मूत्र में रक्त धातु भी दिखाई देता है। और मूत्र का वर्ण कभी रेडिश हो सकता है या तो उसमें आरबीसी पॉजिटिव आ सकते हैं अगर हम यूरिन एग्जामिनेशन करें तो। यह मूत्रक्षय के लक्षण सुश्रुत और वाग्भट ने बताए हैं। तो ये लक्षण हुए मूत्र कृच्छ्र, मूत्र वैवर्ण्य, पिपासा, मुखम च परिशुष्यति, बस्सी चौद, अल्पमूत्रता, शास्त्रमेव। मूत्र का वेग अवरोध लक्षण, अगर हमें यूरिन जाना है तो उसके वेग को रोकना नहीं चाहिए, यह एक अधारणीय वेग है। अगर आप बार बार मूत्र वेगावरोध करते हो तो आपके शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होंगे। अंग भंगा अश्मरी बस्ती मेंढ्र वक्षण वेदना मूत्र से रोधात पूर्वम च प्रायो रोगास्तत् औषधम। उसके लक्षण है अंग भंग, पूरे शरीर में दर्द, टूटे जैसी वेदना होती है। अश्मरी, इसको यूरिन का पत्थर हो जाना या यूरिनरी कैल्कुलाई कहते हैं। बस्ती वेदना, पेन इन द यूरिनरी ब्लैडर। मेंढ्र वेदना, यह एक मूलस्थान है मूत्र व स्रोतस का, वहाँ पर शिश्न में दर्द हो जाना। वंक्षण वेदना, कमर में दर्द हो जाना, ये लक्षण होते हैं। इसलिए अगर मूत्रवेग का धारण नहीं करना चाहिए, यह एक शारीरिक और अधारणीय वेग है। अगर इसकी चिकित्सा हम क्या करें तो इसकी चिकित्सा चरक वाग्भट तीनों ने कही है। स्वेदाभ्यंगा वागाहाश्च वर्तयो बस्ति कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रभाति च। वाग्भट कहते हैं मूत्रजेषु च पाने प्राग वक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकम चात्तमया मात्रया योजना द्वयम आवपीड़कम में तच्च सदनीतम। चरक कहते स्वेदावगाह अभ्यांगान सर्षीचावपीड़कम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात स्त्रीविद ब्रस्ति कर्म च। मूत्र के वेगावरोध के में निम्नलिखित चिकित्सा की जाती है। स्वेद, अलग अलग प्रकार के स्वेदन कर्म करना चाहिए। स्वेदन दो प्रकार का होता है, एक अग्नि स्वेद और निरग्नि स्वेद। तो अग्नि स्वेद आप इसमें कर सकते हो। अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब तैल की मालिश। वर्ती, पिचू धारण करना। अवगाहन, ऐसा एक बाथटब बनाना, उसमें गर्म पानी और उसमें कुछ काढ़ा हो, उसमें आप पेशेंट को बिठा सकते हो। त्रिविध बस्ती, बस्ती के 3 प्रकार होते हैं। निरु बस्ती, जिसमें काढ़ा यूज किया जाता है। अनुवासन बस्ती, जिसमें घृत या तैल यूज किया जाता है। और तीसरा उत्तर बस्ती, जो मूत्र मार्ग से दी जाती है। इस तरह से तीनों भी प्रकार की बस्ती आपको यहाँ देनी है। अवपीड़क, यह स्नेहन का प्रकार है
भोजन के पहले और भोजन के बाद में प्रभुत मात्रा में घृतपान कराना, इसे कहते हैं अवपीड़क, और ये बहुत अच्छी परिणामदायी चिकित्सा है। मूत्र स्रोतस की दृष्टि क्यों होती है? मूत्रिदोदकम भक्षम स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। मूत्रवेग को रोककर पानी पीने से, भोजन करते समय या स्त्री सेवन करते समय मूत्रवेग को धारण करने से, शरीर क्षीण होने से, मूत्रवत स्रोतस पर आघात या क्षत से मूत्रवत स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। उसमें लक्षण क्या मिलते हैं? अतिसृष्टम अतिबद्धम प्रकोपितम अल्पाल्पम अभीक्ष्णम व बहलम सशूलम मूत्रयंत दृष्ट्वा मूत्रावहन्यस्य स्रोतासी प्रदुष्टानीति विद्यात्। मूत्रवत स्रोतस की दृष्टि में बहुत ज़्यादा या रुक रुक कर बार बार वेदना के साथ मूत्र प्रवृत्ति होती है। इससे मूत्रवत स्रोतस की दृष्टि जानना चाहिए। अतिसृष्टम बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति, अतिबद्धम रुक रुक कर, ऐसा लगता है कुछ सभी ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में, प्रकोपित अल्पाल्प बहुत थोड़ी मूत्र प्रवृत्ति होना, भीक्ष्णम वेदना के साथ, बहलम बहुत ज़्यादा मूत्र प्रवृत्ति, सशूल शूल के साथ मूत्र प्रवृत्ति, यह मूत्रवत स्रोतस में दिखाई देती है। तो यह मूत्रवत स्रोतस दुष्ट हुआ है। उसकी चिकित्सा में जो आपको चिकित्सा करनी है वो मूत्रकृच्छ्र के समान करनी है। मूत्रकृच्छ्र एक व्याधि है जिसके अपने आप एक संप्राप्ति है। उसमें जो भी चिकित्सा सूत्र आता है उस चिकित्सा सूत्र के अनुसार चिकित्सा करने से मूत्रवत स्रोतस की दृष्टि दूर हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे स्वेद के बारे में। मेदवत स्रोतस में मेद धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल मल भाग से उत्पन्न होने वाले मेद धातु के स्थूल मल को स्वेद कहते हैं। स्वेद जो होता है वो मेद का मल होता है, तो उसकी उत्पत्ति भी मेदवत स्रोतस में होती है और मेद धात्वाग्नि के क्रिया के बाद होती है। मेदवत स्रोतस में मांस धातु में जो पोषक मेद धातु होता है उस पर मेद धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल मल भाग से मेद धातु का स्थूल मल स्वेद निर्माण होता है। स्वेद यानी पसीना होता है। स्विद्यते अनेन इति स्वेदः, जो बाफ होकर द्रव रूप से बाहर निकलता है उसे स्वेद कहते हैं। यच्चोष्मणा अनुबद्धम लोमकूपेभ्यो निष्पतत स्वेद शब्दव वाप्नोति, त्वचा के साथ बाहर पड़ने वाला, अपने साथ उष्णता को बाहर ले जाने वाला मल स्वेद होता है। स्वेद को धर्म भी कहते हैं, निदध भी कहते हैं, यह उसके पर्यायी शब्द है। स्वेदवत् स्रोतस स्वेदहाणाम स्रोतसाम मेदो मूल लोमकूपस्य, चरक संहिता में स्वेदवत् स्रोतस का वर्णन किया है। चरक कहते हैं स्वेदवत् स्रोतस के मूलस्थान मेद और लोमकूप होते हैं। लोम यानी बॉडी हेयर्स, उसकी जो कैविटीज होती है जहाँ से बॉडी हेयर्स बाहर आते हैं उसे लोमकूप कहते हैं। सुश्रुत ने स्वेदवत् स्रोतस नहीं माना है। स्वेदम च आप्यम, स्वेद में जल महाभूत अधिक होता है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। स्वेद के कार्य क्या है? स्वेद क्लेद त्वक सौकुमार्य कृत, क्लेदन स्वेद भी गिलावा उत्पन्न करता है शरीर में। त्वक सौकुमार्य यानी त्वचा को नाजुक बनाना, यह स्वेद का कार्य है। वाग्भट कहते हैं स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, शरीर में क्लेद का धारण करना, ये उसका कार्य है। कुछ पाठांतर में उसको केश विद्रुति कहा है, केशों का धारण करना, केश यानी सर पर होने वाले बाल। तो स्वेद के कारण इनका पोषण होता है, इसलिए केश विद्रुति ऐसा कहा जाता है। क्लेद का धारण करना, जैसा कि मूत्रमल के बारे में हमने समझ लिया कि मूत्र में अतिरिक्त जल को क्लेद कहते हैं। तो मूत्र जो है अतिरिक्त क्लेद को बाहर डालने का काम करता है और क्लेद उसको शरीर में रोकने का काम करता है। स्वेद क्लेद का धारण करता है, मूत्र क्लेद का उत्सर्जन करता है। यह दोनों मोल एक दूसरे के विरोधी कार्य करके क्लेद का प्रमाण सामान्य रखते हैं। इसलिए जब भी मूत्र की राशि बढ़ जाती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो पसीना नहीं आता है, स्वेद की राशि कम हो जाती है। जैसा हेमंत ऋतु में ठंड की वजह से मूत्र की राशि बढ़ जाती है और पसीना नहीं आता।
ग्रीष्म ऋतु में जब भी मूत्र की राशि कम हो जाती है तो स्वेद की राशि बढ़ जाती है। धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, हमें यूरिन को बहुत कम आती है और पसीना बहुत ज़्यादा प्रमाण में आता है गर्मी के दिनों में। तो ये दोनों मूत्र और स्वेद एक दूसरे के विरोधी कार्य करके क्लेद का प्रमाण सामान्य रखते हैं। स्वेद की मल की वृद्धि होने के बाद सुश्रुत कहते हैं स्वेदा त्वचो दौर्गंध्यम कंडुच, स्वेदो अति स्वेद दौर्गंध्य कंडु, त्वचो दौर्गंध्य त्वचा से दुर्गंध आ जाना, त्वचा कंडु स्किन में इचिंग हो जाना, खुजली आ जाना, अति स्वेद बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये स्वेद वृद्धि के लक्षण हैं। स्वेदक्षय शब्दरोम कुपता त्वक शोषा स्पर्श वैगुण्य स्वेदनाशश्च। वाग्भट कहते हैं स्वेदे रोमच्युति शब्द रोमता स्फुटनम त्वचा। शब्द रोम कुपता हमारे बॉडी हेयर जो होते हैं वो जो होते हैं स्तब्ध हो जाते हैं, इसके मूवमेंट होती नहीं है। त्वक शोषा त्वचा सूख जाती है, स्पर्श करने के बाद उसमें शुष्कता हमें महसूस होती है। स्पर्श वैगुण्य हमारे त्वचा के ऊपर हमें उष्ण शीत स्निग्ध रुक्ष इन स्पर्शों का ज्ञान होता है, उसमें वैगुण्यता आ जाती है, वो नहीं होता। स्वेद नाश स्वेद कम हो जाता है। रोमच्युति जब यह स्वेद उसके का मूलस्थानी है लोमकूप, उसमें रोमच्युति बॉडी हेयर्स गिर जाते हैं। स्फुटनम त्वचा त्वचा फट जाती है, यह स्वेद क्षय के लक्षण बताए गए हैं। और भी शरीर में अलग अलग मल है, उसके बारे में हम देखेंगे। रसमल कफ रसवत स्रोतस में आहार रस में उपस्थित पोषक रसधातु पर रसधात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद इसके स्थूल मल भाग से रसमल कफ उत्पन्न होता है। हमारे चेस्ट एरिया उरब भाग में जो नासा गल कंठ उर इन स्थानों पर म्यूकस सिक्रेशन होता है उसे रसमल कफ कहते हैं। रसमल कफ रस धातु की तरह श्वेत स्निग्ध होता है, शीत होता है, इसमें सारे कफ के गुण होते हैं। यह उरब भाग में नासा गल कंठ उर इन स्थानों पर स्निग्धता को बनाए रखता है, यह उसका कार्य है। तो मलों का भी कार्य होता है, उचित समय तक जब तक मल शरीर में धारण करते हैं तो वो कार्य करते हैं। रसमल कफ का उत्सर्जन स्टीवन थूकना क्षवतु छींक आना इन क्रियाओं द्वारा होता है। यह रोज उत्पन्न होता है और उत्सर्जित भी होता है, और इसका उत्सर्जन नहीं हुआ तो इसकी वृद्धि होकर प्राणवत स्रोतस के व्याधि हो जाते हैं, जैसा प्रतिशय कास ज्वर। प्रतिशय यानी जुकाम, कास यानी खांसी आना और श्वास यानी अस्थमा। रक्तमल पित्त रक्तवत स्रोतस में रसधातु में जो पोषक रक्त धातु होता है उस पर रक्त धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल मल भाग से रक्तमल की उत्पत्ति होती है। कुछ अभ्यासक बाइल को रक्तमल पित्त कहते हैं। यह यकृत में तैयार होता है, उत्पत्ति के बाद यह अन्नवत स्रोतस में आ जाता है और आहार में पाचन क्रिया में कार्य करता है। पाचन क्रिया के बाद इसका उत्सर्जन मूत्र और पुरुष में होता है, इसके कारण मूत्र और पुरुष को वर्ण प्राप्त होता है। अगर रक्तमल पित्त का उत्सर्जन नहीं हुआ तो इसकी शरीर में वृद्धि हो जाती है और कामला नाम का विकार हो जाता है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। खमल मांसवत स्रोतस में रक्त धातु में रहने वाले पोषक मांस धातु पर मांस धात्वाग्नि की क्रिया होकर उसके स्थूल मल भाग से मांस धातु के खमल की उत्पत्ति हो जाती है। चक्रपाणी कहते हैं मांसस्य खमला इति कर्णाक्षी नासास्य प्रजनन मला। डलन कहते हैं खीशु इतु कर्ण श्रोत्र मुखादिशु स्रोतसु मांसस्य। ख यानी रिक्ताशय, छोटी छोटी कैविटीज हमारे बॉडी में जो होती है, नासा कर्ण मुख और योनि में रहने वाले, और उसमें जो मल संचित होते हैं उसे ख मल कहते हैं, और यह मांस धातु का मल है। ख मल कभी रुक्ष या कठिन हो जाता है, कभी यह मृष्ण भी हो जाता है। कर्णमल को ईयरवैक्स कहते हैं, नासा ख मल को म्यूकस, मुख और दंत मल को टार्टर, योनि मार्ग में ख मल को वजाइनल एंड सर्वाइकल म्यूकस भी कहते हैं। कर्ण मुख नासा योनि स्थानों पर अंदर की तरफ त्वचा होती है,
त्वचा मांस धातु का उपधातु है, इसलिए यहाँ पर जो मल दिखाई देते हैं उन्हें ख मल कहते हैं और यह सब मल मांस धातु के होते हैं। ख मल कर्ण, मुख, नासा, योनि इन स्थानों पर लेपन करके जीवाणुओं से इन स्थानों का रक्षण करती है। अगर ख मल की वृद्धि हो जाए तो अलग अलग विकार होते हैं। कर्ण में ख मल की वृद्धि के कारण कर्णबाधिर्य, नासा में ख मल की वृद्धि के कारण प्रतिशाय का श्वास कष्टता, दंत में ख मल की वृद्धि के कारण मुख दुर्गंधि, योनि में ख मल की वृद्धि के कारण योनि कंडू दुर्गंधि हो सकता है। प्रमेय व्याधि में इन सब स्थानों पर ख मल की वृद्धि हो जाती है। केश लोम, अस्थि व स्रोतस में मेद धातु में जो पोषक अस्थि धातु होता है उस पर अस्थि धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल मल भाग से अस्थि धातु के मल केश और लोम की उत्पत्ति होती है। केश सिर पर और लोम पूरे शरीर पर होते हैं। लोम को रोम भी कहते हैं। बल, कच, चिकुर, कंतल, मूर्धज यह केश के पर्यायी नाम हैं। केश पार्थिव होते हैं। केश और लोम अस्थि धातु के मल होते हैं, इसलिए अस्थि क्षय में केश प्रपतनम, लोम प्रपतन यह लक्षण मिलते हैं। स्निग्धता, मज्जा व स्रोतस में अस्थि धातु में जो पोषक मज्जा धातु होती है उस पर मज्जा धात्वाग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल मल भाग से मज्जा धातु का स्थूल मल पुरुष स्निग्धता, नेत्र स्निग्धता, त्वचा स्निग्धता का निर्माण होता है। मज्जा धातु का मल स्निग्धता होती है और यह स्निग्धता नेत्र, त्वचा, पुरुष इनके माध्यम से उत्सर्जित होती है। मज्जा धातु के मल नेत्र, त्वचा, मूत्र, पुरुष इन स्थानों पर स्निग्धता बनाए रखते हैं, यानी रुक्षता बढ़ने नहीं देते। यही इनका कार्य है। तो इस तरह से वाग्भट के अनुसार शुक्र को ओज का मल माना है। शुक्र शोणित के संयोग के बाद अग्नि प्रक्रिया होती है, उसमें सार रूप से गर्भ की और मल रूप से ओज की उत्पत्ति होती है। इस तरह से सारे धातुओं के मलों को हमने जाना है। इसको याद रख के हमें चिकित्सा में उसका यूज करना है, इस्तेमाल करना है। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।